हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। तो जैसे कि पता है कि आज हमारा यूनिट 1 एमएसएन का लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग क्या पढ़े, इन्फ्लामेशन पढ़े, इन्फेक्शन पढ़े और विंड, जो आज हमारा लास्ट क्लास है। तो चलिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग को एक लाइन, आज लास्ट क्लास है इसलिए उसी पे एक लाइन लेके आए हैं आप लोग के लिए। तो इसी पे एक लाइन है कि आई जब लास्ट क्लास सबने लिया सुकून का सांस। आई जब लास्ट क्लास सबने लिया सुकून का सांस। टीचर ने कहा रिवाइज कर लेना पूरा एक बार। टीचर ने कहा रिवाइज कर लेना पूरे एक बार। हमने बोला मैडम मैडम रिवाइज तो कर लेंगे, रिवाइज तो कर लेंगे, पर पहले एक नैपलेन लेना है, नहीं वरना हम भी एक्सपायर हो जाएंगे। तो चलिए, इस लाइन के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा क्या है, लास्ट है उंड खत्म हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और उंड हमारा खत्म हो जाएगा। और फिर से कल से हम लोग, या तो हम सोच रहे हैं फार्माकोलॉजी का यूनिट 1 खत्म कर दिए थे और एमएसएन का भी यूनिट 1 खत्म है, तो हम सोच रहे हैं आपको फार्माकोलॉजी, अच्छा हम वो नोटिफिकेशन डाल देंगे आपको क्या पढ़ाना है और तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, आप लोग नोट्स बनाए हैं? हाँ, तो आप लोग से लास्ट क्लास है, थोड़ा डिस्कस। आप लोग नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए? आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। एक मिनट, आप सभी नोट्स बनाइए जरूर। हम एक बार कभी न कभी चेक करेंगे, जिसका जिसका नहीं बना रहेगा वो सब के जो बड़े भैया, पापा, मम्मी, दीदी अगल बगल में होंगे उनसे उनको एक जोर से लगवाएंगे। नहीं तो नोट्स आप लोग बनाइए। नोट्स बहुत ही आपको जीवन में काम देगा। आगे आप जब, ऐसा थोड़ी है पहले था तो आप लोग बस कोर्स खत्म हुआ, डिग्री मिला, जॉब। अब ऐसा नहीं है। अब आप लोग को विदाउट पढ़े, विदाउट जब तक आप लोग पढ़िएगा नहीं तब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग अभी से ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर 4 साल का कोर्स है, आप अगर 4 साल वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर 2 साल 3 साल आप कंपटीशन का तैयारी करने में तो तब फिर कंपटीशन भी हाई हो जाएगा आप लोग को, और तैयारी करने में बाद में फिर प्रॉब्लम होगा। 4 साल का कोर्स है, 4 साल में आप लोग देख सकते हैं कि हर एक सेमेस्टर में 2-4 सब्जेक्ट है, तो समझ सकते हैं कि 8 सेमेस्टर होगा, 8 सेमेस्टर में कितना सब्जेक्ट है, तो उतना ही नहीं, वो पढ़ने से तो ठीक है, फिर भी आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब इसमें इंक्लूड है। तो आप लोग अभी से इसको कंप्लीट कर लीजिए, नर्सिंग के सिलेबस को आप कंप्लीट कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा, वो सब पढ़ लिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए प्लीज, नहीं तो आप लोग कहीं का नहीं रह पाइएगा। डिग्री 8 लाख 10 लाख रुपए लेके आप डिग्री ले रहे हैं और नहीं पढ़िएगा तो बहुत आप लोग को प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, और क्विज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जो क्विज होता है उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको ये पता चलेगा कि हमने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। तो वहां पे क्वेश्चन करने से आपको कॉन्फिडेंस होगा, तो उससे तैयारी बूस्ट होगी आपके। तो चलिए, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति हमारे सोशल मीडिया चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, जैसे टेलीग्राम नोट्स के लिए, तो वहां जाके नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक जितनी क्लास चला है पूरी सीरियल वाइज, ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूजन होगा। मैंने इस तरह आपको नोट्स दिया हूँ या लेक्चर दे रहा हूँ, तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं और यूट्यूब पे आराम से पढ़ सकते हैं। लेक्चर इस सीरियल में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। हम अभी प्ले लिस्ट नहीं बनाए हैं, चैप्टर खत्म होगा, हम कल जो है आप लोग को प्ले लिस्ट वहाँ पे यूट्यूब पे बना देंगे। प्ले लिस्ट बनाने का ये तात्पर्य रहेगा कि आप जब एक वीडियो पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी सीरियल वाइज से सभी वीडियो आपके पास अब आ जाएगी, तो आप लोग एक एक करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। और नोट्स बनाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए, बिना टाइम कमाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे वुंड ड्रेसिंग। हम लोग क्या पढ़ेंगे, वुंड ड्रेसिंग।
हमने उंड केयर पढ़ लिया था पिछले क्लास में। हमने क्या पढ़ा था? उंड केयर पढ़ लिया था। उंड केयर किस तरह पढ़े थे? आप लोग को बताया कि इनिशियल असेसमेंट करके और वुंड असेसमेंट करके हम लोग केयर कर रहे थे, और बहुत सारे पढ़े। जनरल केयर पढ़े, जनरल तरीका से कैसे किया जाता है वो पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ड्रेसिंग कैसे किया जाता है, किस तरह से ड्रेसिंग किया जाता है। तो बता दें आपको, वुंड ड्रेसिंग हम पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ड्रेसिंग, वुंड वुंड ड्रेसिंग। वुंड ड्रेसिंग क्या है? तो वुंड ड्रेसिंग इज a interstitial wound created by a surgeon during a operation under aseptic condition। मतलब कि वुंड्स ड्रेसिंग, वुंड्स के सर्जिकल वुंड क्या है? सर्जिकल वुंड एक इंटरसेप्ट, जानबूझकर किया गया घाव है। जानबूझकर कैसे होता है कि जब भी आपको ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने का मतलब कोई अचानक थोड़ी लगाता है, उसको जानबूझ के लगाया जाता है। किसी प्रॉब्लम से हो, पेशेंट में कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज का ऑपरेशन हो, इससे जानबूझकर चीरा लगाया जाता है, इससे घाव होता है। तो उसको ड्रेसिंग कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। तो कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन, इसमें क्या होता है कि नॉन इन्फेक्टेड का खतरा रहता है। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है सब स्टेराइल होता है, मतलब सब अनइफेक्टेड होता है। सर्जिकल, यह जो होता है दो तरह से सर्जरी होता है, दो तरह का सर्जरी होता है। वुंड ड्रेसिंग, तो हम लोग पहला देखते हैं कौन सा? सर्जरी, सर्जरी ड्रेसिंग, सर्जिकल लिखे, सर्जिकल वुंड, सर्जिकल वेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सर्जिकल विंड्स पढ़ रहे हैं। तो सर्जिकल विंड्स क्या बताया आपको? यह एक क्रिएटेड है, मतलब जानबूझकर किया गया है। किसके द्वारा? सर्जन के द्वारा किया जाता है, या फिर ऑपरेशन करके जो किया जाता है वो क्या होता है? सर्जिकल विंड्स होता है। यह दो तरह का होता है, सर्जिकल विंड्स दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा होता है? इलेक्टिव और इमरजेंसी। इलेक्ट्रिक और इमरजेंसी, यह दो तरह का होता है। कौन सा होता है? इलेक्टिव सर्जरी और इमरजेंसी। इलेक्टिव सर्जरी का मतलब हो गया जिसमें प्लान किया जाता है, प्लान करके आप ऑपरेशन किया जाता है, वो क्या आ गया? इलेक्टिव सर्जरी में। जिसमें इमरजेंसी, कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है, अचानक से उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे एक्सीडेंटल पेशेंट आता है, उसको ब्रेन फट जाता है, तो उसको क्या करता है? वहीं पे ब्रेन का सर्जरी करके वहां पे जो टाका उका देके उसको रिकवर किया जाता है। तो जो इमरजेंसी में होता है, इमरजेंसी कंडीशन में जो सर्जरी होता है इमरजेंसी हो गया। इलेक्टिव मतलब जो किसी भी नॉर्मल पेशेंट का कोई अगर जैसे हर्निया ऑपरेशन होता है तो उसको पहले बताया जाता है इस दिन आपका ऑपरेशन होगा, तो वो क्या हो गया? प्लान्ड हो गया, प्लान्ड करके हम लोग कर रहे हैं, तो वो प्लान्ड हो गया। तो दो तरफ से हो रहा है। उसके बाद इसी में सर्जरी में क्या है? सीचर लाइन केयर, जो ये सर्जरी है, सर्जरी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर्जिकल विंड्स पढ़ रहे हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? वुंड्स ड्रेसिंग, घाव का ड्रेसिंग कैसे किया जाता है वो पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले सर्जिकल घाव को ड्रेसिंग कैसे किया जाता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला है सीचर, सीचर लाइन केयर। सीचर लाइन जो क्या करता है? सीचर मतलब क्या बताया था आपको कि जो सिलाई करके जो लाइन आ जाता है उसको हम लोग सिलाई करते हैं। क्या करते हैं? सर्जरी करके उसको क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। सिलाई करके उसको ड्रेसिंग कैसे करते हैं वो करते हैं। तो यूज अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग टू मैनेज इन्फ्लामेटरी इरिटेट, मतलब इसमें यूज किया जाता है अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग को टू मैनेज करने के लिए इन्फ्लामेटरी, जो वहां जैसे कोई चीरा लगाए और वहां पे जो टाका कर रहे हैं, टाका यानी कि सिलाई कर रहे हैं, उसमें से जो पॉस होती हो
प्लाज्मा ब्लड बाहर आता है, तो उसको क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करते हैं कि उसको मैनेज करने के लिए, इन्फ्लामेटरी को मैनेज करने के लिए हम लोग अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करते हैं। प्रोवाइड करते हैं वाटर प्रूफ बैरियर टू प्रोटेक्ट वुंड, क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वाटर प्रूफ बैरियर को, प्रोटेक्ट करता है वुंड को, प्रोवाइड करते हैं उसको वाटर प्रूफ यानी कि जो ड्रेसिंग कर रहे हैं वो वाटर प्रूफ होता है, जिससे पानी पड़ने पर उसमें प्रभाव न पड़े, घाव पे प्रभाव न पड़े, इसलिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रूफ बैरियर को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो घाव प्रोटेक्ट रह सके, बच सके। कभी सुने ना कि ऑपरेशन होने के बाद क्या कहा जाता है कि आप इससे पानी नहीं दीजिए, पानी से इसको बचाइएगा, तो वही वाटर प्रूफ बचा, कितना बचाइएगा, इससे अच्छा है कि आप इसको वाटर प्रूफ बना दीजिए, अपना वो पानी उनी थोड़ा बहुत पड़ेगा तो वो सह सकता है। इस तरह का बैंडेज करना, ये क्या हो सकता है, कॉमन ड्रेसिंग फंक्शन ऑप्शन है। कुछ इसमें है जो कंपोजिट ड्रेसिंग होता है, इसमें क्या होता है, कंपोजिट ड्रेसिंग होता है, और मैपोर प्रो इसमें ड्रेसिंग हो सकता है, और उसके बाद है फिक्जोमुल ड्रेसिंग कर सकता है, या निफिक्स है, क्या है, एक निफिक्स है, तो ये सब कर सकता है ये। उसके बाद क्या है, इसी में इसमें क्या है, और डिहाइज्ड, ये तो पहला था, इसको रोमन कर दो, पहला, दूसरा है डिहाइज्ड सर्जिकल वुंड्स। डिहाइज सर्जिकल विंड क्या है, जो आपको कल हम बताए थे, डेहिसेंस के बारे में आप लोग को क्या बताए थे कि कोई भी सर्जरी होने के बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है, वहां पे उसका मसल्स जो पैक रहता है, जिसको सिलाई कर देता है, क्लिप लगा दिया जाता है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो फट जाता है, मतलब कि उसका जो मसल्स भर रहा था वो फिर से वहां पे हट के वहां पे घाव हो गया। तो हम कल बताए थे आपको डेहिसेंस के बारे में, तो वही कहता है डेहिसेंस सर्जिकल विंड्स को कैसे किया जाता है। तो डेहिसेंस का मतलब आपको बताया, सेपरेशन द बर्स्टिंग ओपन द सर्जिकल वॉन्ड, जो सर्जिकल वॉन्ड का घाव था वो क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, यानी कि वहां जो स्किन का टिश्यू था वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक हट गया, फट गया, बर्स्टिंग हो गया। तो उससे जो सर्जरी किया जाता है उसको कैसे किया जाता है, तो रिक्वायर, इसके लिए क्या होता है, रिक्वायर जरूरी होता है इंटेंसिव केयर। जब वह फट जाता है इसका मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम था इसलिए वह फट गया, तो इसके लिए एक इंटेंसिव केयर, इसको ड्रेसिंग करने के लिए क्या होता है कि इंटेंसिव केयर का जरूरी पड़ता है, जिसमें क्या होता है, कैविटी असेसमेंट किया जाता है, जहां पे जो वो फट गया था उसको असेसमेंट किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है, क्यों फटा, किस कारण से यह फट गया। जैसे मैं बता दे कि मैक्रो और क्या करता है, उसको जांच पड़ताल किया, वहां की कैविटी को असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, नेक्रोटिक टिश्यू रिमूवल, जो वहां पे डेथ टिश्यू है, क्या था, डेथ टिश्यू है, जब घाव ठीक हो रहा था उस समय भी जो वहां पे डेथ टिश्यू हो रहा था, मर रहा था, ब्लड न्यूक्लियोसिस मर रहा था, WBC मर रहा था, और जो इतना टिश्यू वहां पर बैक्टीरिया वायरस जो डेथ हो रहा था उसको फिर से क्या करना है, रिमूव करना है। ये ड्रेसिंग किस में होता है, डिहाइज्ड सर्जिकल वुंड्स में, इसको हम डेहिसेंस कहते हैं। डेहिसेंस में आपको बताया कि जो घाव बंद था, जो सर्जिकल वुंड बंद था, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वहां पे फट गया, बर्स्टिंग हो गया वहां पे, तो इस वजह से, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैविटी को असेसमेंट कर सकते हैं, किस वजह से फटा, किस कारण से फटा, तो उसको असेसमेंट करेंगे, नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव करेंगे, जो भी उसमें वेस्ट पार्ट नेक्रोटिक डेथ टिश्यू से उसको रिमूव करेंगे, बाहर करेंगे, वहां इन्फेक्ट जहाँ पे इंजरी हो गया, दोबारा हो गया है, ये वाला फट गया वहां पर से, उसका इन्फेक्शन को मैनेजमेंट करेंगे, वहां पे देखेंगे कि बैक्टीरिया वायरस भी लगा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, वहां पे मैनेजमेंट करेंगे, एंटी फंगल मेडिसिन देके उसको क्या करेंगे, फंगी को खत्म करेंगे। उसके बाद इन्फेक्शन को, उसके बाद हम लोग देखते हैं टॉपिकल निगेटिव प्रेशर डिवाइस।
टॉपिकल टॉपिकल नेगेटिव प्रेशर डिवाइस। प्रेशर डिवाइस, टॉपिकल नेगेटिव प्रेशर डिवाइस। टॉपिकल नेगेटिव प्रेशर डिवाइस क्या, ऑल्सो कॉल्ड, इसको और एक भी और नाम से भी जाना जाता है। टॉपिकल नेगेटिव प्रेशर डिवाइस को एक और नाम से जाना जाता है, जैसे कहते हैं इसको VAC कहा जाता है। VAC यानी कि वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, ये डिवाइस से कैसे ड्रेसिंग किया जाता है। ये क्या करता है, जहां भी घाव का एरिया, जहां भी घाव रहता है वो उस पे इफेक्टिव वुड द अप्रोक्सीमेशन ब्रिंगिंग अवार्ड इज टुगेदर प्रोमोटिंग द ग्रेनुलेशन। ये क्या करता है, ये एक डिवाइस है, इससे कैसे सर्जिकल विंड को ड्रेसिंग किया जाता है। जैसे यहाँ पे घाव है तो उस डिवाइस को क्या करता है, उस एरिया पे रखा जाता है। वो डिवाइस क्या करता है, जितनी भी उसमें वेस्ट पार्ट है, जैसे एडिमा बन जाना। एडिमा कैसे बनता है, जब वहां पे बहुत सारे डेड टिश्यू जो प्लाज्मा प्रोटीन वहां पे कोई एक जगह कोलेक्ट हो जाता है। कोलेक्ट होने के बाद क्या होता है, वो फ्लूइड टाइप का बन जाता है, उसी को एडिमा कहते हैं। एडिमा को तो ये क्या करता है, एडिमा उस जो पार्ट होता है फ्लूइड का जमा हुआ एक्युमुलेशन हो जाता है, उसको क्या करता है, ये मशीन अपनी ओर खींच लेता है। जैसे आप लोग कभी देखे हैं कि एक मशीन होता है ना, जो क्या करता है, जैसे खेत आर पटाने के लिए बोर्डिंग होता है ना, तो एक तो मशीन जो फिक्स गड़ाया जाता है, एक मशीन होता है छोटा सा, उसको कहीं नदी में रख दो, कोई तालाब में के पास किनारे में रख दो, उसका पानी, उसका एक पाइप अंदर डाल दो, नदी या पोखरी या जो भी हो उसमें डाल दो। वो क्या करता है, नदी से पानी सोख के हमारे खेत तक पहुंचाता है। तो वही काम करता है, वही काम ये डिवाइस करता है। ये क्या करता है, जो वहां पे इंजरी, जहां पे घाव हो गया था, सर्जिकल वुंड हो गया था, वहां पे क्या करता है, वहां पे उसको डिवाइस को रखा जाता है। वो क्या करता है, जितने भी पॉट्स नेक्रोटिक जो टिश्यू डेथ हो गया था, वो उस सबको क्या करता है, एडिमा को क्या करता है, वो खींचता है, एडिमा को रिडक्शन करता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो इससे भी सर्जिकल ड्रेसिंग किया जाता है। तो हम लोग सर्जिकल के अंदर देखे सीचर लाइन केयर देखे और डिहाइड सर्जिकल वुंड्स देखे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट एब्रिएशन देखें। तो सर्जिकल खत्म हो गया, सर्जिकल वुंड केयर हम लोग कल पढ़ लिए थे, आज देखे सर्जिकल, और आप सर्जिकल देखे, आप देख ले मैनेजमेंट ऑफ एब्रिएशन। वुंड केयर हो गया, उसके बाद ड्रेसिंग में देख रहे हैं, दूसरा कौन है, एब्रिएशन क्या है कि इसमें इमीडिएट केयर, इसमें क्या किया जाता है, इमीडिएट। आपको अगर कल हम पढ़ाए थे, इसीलिए ना आपको बोले थे कि डेली क्लास, रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए और रेगुलर पढ़िए और रेगुलर कीजिए। तो हम बताइए आप लोग कि एब्रिएशन मतलब हम कल क्या बताए थे, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हुए थे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और इसका लक्षण क्या क्या दिखने, करेक्टर क्या रहता है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए। तो आप सब भाई बताइए एब्रिएशन मतलब क्या पढ़ाए थे, एब्रिएशन मतलब क्या पढ़ाए थे बताइए, जिसको पता है वो बताइएगा, जिसको नहीं पता है हम बता देते हैं। एब्रिएशन मतलब हम बताए कि जब कहीं हम जा रहे हैं तो क्या होता है, रगड़ जाने से, फ्रिक्शन के कारण जो हमारा ऊपर का स्किन जो हट जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस घाव को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एब्रिसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्रिसेंस। तो फ्रिक्शन के कारण, या तो रोड पे चल रहे हैं और पैर में ठोकर लग जाने के क्या कारण क्या होता है कि वहां का जो फर्स्ट स्किन रहता है ऊपर वाला, वो क्या होता है, छिल जाता है, मतलब हट जाता है वहां से, तो उसको फ्रिक्शन के कारण। तो जब भी ऐसा हो, जब भी वहां पे स्किन जब भी फ्रिक्शन हो और जब भी उसका स्किन हट जाए तो क्या करना है, पूरे प्रेशर से
स्टॉप ब्लीडिंग विद द जेंटल प्रेशर, पूरे अपने हाथ के प्रेशर से उसको जोर से पकड़ना है। ये क्या हो गया, जो एब्रिएशन का ड्रेसिंग है। और इमीडिएटली ड्रेसिंग बता रहे हैं। अब तुरंत में चोट लगा, आप तुरंत हॉस्पिटल नहीं जा पाइएगा, तो क्या करना है, इमीडिएटली तुरंत जब फ्रिक्शन हुआ तुरंत उसको प्रेशर से दबा देना, ताकि ब्लड जो हो बाहर ना, अधिक ब्लड बाहर ना आ पाए, उसको प्रेशर से दबाने के कारण वो रुक जाएगा ब्लड। तो क्या करना है, जब फ्रिक्शन हो जाए तो वहां पे प्रेशर से क्या करना है, दबा देना है। उसके बाद कहला क्लीन द एरिया विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसके बाद क्या करना है, जब दवा देना है तो ब्लड रुक जाएगा। ब्लड रुकने के बाद हमको कहाँ चला जाना है, हॉस्पिटल चाहे कहीं पे जाना है, तो वहां पे कोई दवा की दुकान पे जाना है, वहां पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे NS के बीटाडीन लगा के उसको क्या करना है, साफ करना है, क्लीन करना है, साफ करना है, जो भी उसमें मट्टी कण लग जाता है तो उससे करना। उसके बाद इसका ड्रेसिंग सिलेक्शन क्या है, यूज मेश ड्रेसिंग। जब छील जाता है तो मेश ड्रेसिंग करना है। मेश ड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ कि हम बताए थे कल, क्या हो रहा था, जाल की टाइप का बन रहा था। क्या जाल की टाइप का बन रहा था, जो कलेक्टिंग कैस्केड था, कलेक्टिंग कैस्केड था, जो फैब्रियन को बना रहा था। फैब्रियन को बनाना तो क्या, किस टाइप का बना रहा था, जाल की तरह बना रहा था, जो पूरे घाव को जाल की तरह घेर रहा था, मेश वर्क कर रहा था। फैब्रियन क्या कर रहा था, मेश वर्क का काम कर रहा था। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ड्रेसिंग सिलेक्शन में क्या होना चाहिए, मेश ड्रेसिंग करेंगे हम लोग, जाल की तरह, जिसमें एयर आ सके और बाहर जा सके, तो उस तरह का। जैसे हैंडोप्लेस आप लोग चिपकाए हो तो उसमें क्या रहता है, छिद छिद टाइप का रहता है ना, छिद छिद टाइप, उससे क्या होता है कि एयर अंदर आता है बाहर जाता है, अंदर आता है बाहर जाता है। तो ऐसा हम लोग को करना है। तो उसमें क्या क्या यूज करना है, दो नाम बता देते हैं, उसका आप लोग यूज कीजिएगा। इसमें इसका एग्जाम्पल है जो ड्रेसिंग में काम आता है, नेपेटल और हाइड्रोटल। ये क्या होता है, ऊपर से चिपकाने वाला आता है। ये क्या, दोनों क्या आता है, चिपकाने वाला टाइप का आता है, जहाँ पे वहां पे फ्रिक्शन हो गया, वहां पे जाके इसको चिपका दिया जाता है। चिपकाने के कारण क्या होता है, वो वहां पे जल्दी टिश्यू का रिकवर होता है, ब्लीडिंग नहीं होता और इन्फेक्शन की खतरा बहुत कम रहता है। तो ये करना, अवॉइड करना, जब तुरंत फ्रिक्शन हुआ तो क्या अवॉइड करना है कि वाटर प्रूफ ड्रेसिंग नहीं करना है। एक मिनट, जब फ्रिक्शन हो जाता है तो क्या करना है, वाटर प्रूफ ड्रेसिंग नहीं करना है। इनिशियली टू द मिनिमाइज इन्फेक्शन रिस्क, अगर जब तक इन्फेक्शन की खतरा ना हो तब तक अवॉइड करना है। किसको अवॉइड करना है, तो वाटर प्रूफ ड्रेसिंग को। अब थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हुआ, बड़ा करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे तो उसे भी खतरा होता है। उसके बाद सेकेंडरी ड्रेसिंग क्या करेंगे, इसमें हम लोग स्टार्ट विद द लिस्ट एब्जॉर्बेंट एडिसिव पैड टाइप का एक आता है, पैड टाइप का आता है। इसका क्या नाम है, एक पैड टाइप का आता है, इसका नाम है पैड टाइप का आता है, पैड टाइप का आता है। कौन, उसका नाम क्या है, प्रीमापोर आता है। इसके पास क्या रहता है, एब्जॉर्बेंट रहता है और एडहेसिव रहता है, जो एक चिपकाने की तरह आता है। उसको चिपकाने से क्या होता है, एवरी सॉर्बेंट करता है। ये क्या करता है, एब्जॉर्बेंट करता है। एब्जॉर्बेंट यानी कि जो भी वहां पे लिक्विड डेथ सेल होता है और वहां पे फ्लूइड या प्लाज्मा जो फ्रिक्शन होने के कारण निकल जाता है घाव से, एक्सुडेट होता है, उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्बेंट एडिसिव्स होता है, एडिसिव्स पैड है, एब्जॉर्बेंट एडिसिव्स पैड। एक एग्जांपल बताए, ये एग्जांपल है, इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट एडिसिव पैड कहते हैं इसको। ये चिपकाने से क्या होता है, जो वहां पे एक्सुडेट फ्लूइड है, प्लाज्मा है, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक एग्जांपल बताए, ये प्रीमापोर है। उसके बाद है सिंपल लेयर
सिंपल लैक्रिएशन। सिंपल लैक्रिएशन क्या है कि सिंपल लैक्रिएशन मतलब क्या हो गया कि सिंपल लैक्रिएशन मतलब आपको ये हम कल बताए थे आपको कि क्या बताए थे, हाँ एब्रिसेंस, और इस ये भी क्या है एक पार्ट है किसका, वुंड का, तो इसके बारे में हम बताए थे, तो इसमें सिंपल है, सिंपल सिंपल लैक्रिएशन। सिंपल लैक्रिएशन ये क्या होता है कि आपको बताए थे कल, ये घाव किस कारण से होता है, कोई बड़े ट्रॉमा, बड़े एक्सीडेंट के कारण ये होता है जो लैक्रिएशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है सिंपल लैक्रिएशन, मतलब सभी एक्सीडेंट तो बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा भी एक्सीडेंट होता है, तो यह सिंपल लैक्रिएशन बता रहे हैं, मतलब छोटी चोट। छोटी चोट लगने से क्या होता है, इसको कैसे ड्रेसिंग किया जाता है, तो इसमें बेसिक ड्रेसिंग नीड, मतलब बेसिक ड्रेसिंग का नीड होता है सिंपल लैक्रिएशन में। इसमें यूज किया जाता है सिंपल प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग टू कीप द वुंड क्लीन। सिंपल इसमें ड्रेसिंग का यूज किया जाता है जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव, जो सिंपल प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग का यूज किया जाता है इसमें। सिंपल घाव है तो सिंपल करेंगे, ज्यादा लेने का नहीं है। ड्रेसिंग आर यूजली नॉन एडहेरेंट, इसमें क्या करेंगे, इसमें नॉन एडहेरेंट चिपकाने वाला नहीं यूज करेंगे, इसमें क्या करेंगे चिपकाने वाला यूज नहीं करेंगे। स्ट्राइल एंड बैंडेज, इसमें क्या करेंगे स्ट्राइल बैंडेज को, जैसे आता है ना बैंडेज मेडिकल लाइन में जो कपड़ा का बना रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें भी क्या रहता है छिद्र व्हाइट कलर का जो आता है कॉटन का, वो क्या करेंगे उसको बैंडेज बांध देंगे, वहां पे थोड़ी बहुत चोट लगे तो क्या है कॉटन रख के वहां पे बांध देंगे। स्ट्राइल मतलब वहां पे साफ सुथरा करके उसको बैंडेज कर देंगे, बांध देंगे, तो ये सिंपल हुआ स्ट्राइल गॉल्स ड्रेसिंग। उसके बाद क्या है सिक्वेरिंग द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग करने के बाद उसको सिक्वेयर करेंगे, यूज और लाइट एडहेसिव टेप, सिक्वेयर करेंगे, और उसको क्या करेंगे एक हल्के से टेप आता है मेडिकल में जिसको कहते हैं हम लोग, हाँ तो मेडिकल का टेप से उसको क्या करना है, उसको हल्का टेप से उसको जो बैंडेज बांधेंगे उसको क्या करेंगे चिपका देंगे। क्यों चिपकाएंगे, क्योंकि वह कभी उखड़ के हट ना जाए। अब ऐसा नहीं उसको बैंडेज वहां कर दिए और रास्ते में आ रहा है वो हवा में उड़ गया, तो ऐसा नहीं, उसको थोड़ा फिक्स कर देना, टेप लगा के उसको फिक्स कर देना। उसके बाद क्या कहे स्मॉल बैंडेज, इसमें बहुत बड़ा बैंडेज नहीं हल्का लगा देना, उसको फिक्स कर देना। इंश्योर ड्रेसिंग कंफर्ट, इंश्योर करना है कि कंफर्ट हो, मतलब ज्यादा परेशानी वाला ना हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटामिनेशन, जिससे वो बैक्टीरिया वायरस उस पर अटैक ना करे, इस तरह से उसको सेफली बांध देना है, ज्यादा उसमें ये नहीं करना, तो वो हो गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, इसी में इसका क्या है चौथा हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स लैक्रिएशन। तो ये सिंपल था, ये क्या है कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग पढ़े थे लैक्रिएशन मतलब कि जो बड़ा ट्रॉमा हो, बड़े एक्सीडेंट से हो, या कोई सामान भारी गिर जाने के कारण हो, इंडस्ट्रियल इन्फेक्शन इंडस्ट्रियल के कारण हो, तो उसमें दो तरह से होता है। अब सभी दुर्घटना क्या हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, सभी एक्सीडेंट बड़ा नहीं हो सकता, तो उसमें हम सिंपल देखे। और कॉम्प्लेक्स मतलब आप ये समझे कि बड़ा, कल जो हम पढ़ाए वो बहुत बड़ा ट्रॉमा, जो एक्सीडेंट टक्कर हो रहा है, दोनों आदमी चला गया ऊपर से फिर टकरा के नीचे आया, ये क्या हुआ एक बड़ा हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो इसको हम कहते हैं लैक्रिएशन। ये क्या कह रहा है कॉम्प्लेक्स। एडवांस ड्रेसिंग नीड, इसमें क्या होता है एडवांस ड्रेसिंग का नीड होता है, इसमें सिंपल ड्रेसिंग का नीड हो रहा था, इसमें एडवांस ड्रेसिंग का नीड होता है। यूज एंटी माइक्रोबियल एब्जॉर्बेंट, इसमें क्या किया जाता है एंटी माइक्रोबियल एब्जॉर्बेंट का उपयोग किया जाता है। एंड प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग, इसमें क्या प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग का यूज किया जाता है। एग्जांपल में बता दे कि इसमें एक्वाजेल एजी, उसके बाद एक्वाफोएम इस तरह का एग्जाम्पल है, इस तरह का ड्रेसिंग इसमें हम लोग यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स में। एक्वा एजी और एक्वाफोएम तरह का जो बैंडेज हम लोग यूज करेंगे, इसमें सिक्योर करेंगे ड्रेसिंग यूज फिर में।
क्रैप बैंडेज टू इंश्योर, इसमें क्या करेंगे टाइट से उसको बांध देंगे, टाइट से बांधने की, इसमें क्या करें हल्का सा बैंडेज कर देते थे और उसको सिक्योर के लिए इसको हल्का सा टेप साट देते थे, इसमें टाइट करके बांधना पड़ेगा उसको। ड्रेसिंग स्टेबिलिटी, और ड्रेसिंग की मजबूती बनाना, स्ट्रांगली बनाना पड़ेगा उस ड्रेसिंग को, किसके लिए, तो कॉम्प्लेक्स सिलेबरी इक्वेशन के लिए। उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ड्रेसिंग खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, सर्जिकल पेशेंट का केयर कैसे करेंगे हम लोग, सो देखते हैं। उसका एक टॉपिक है केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, सर्जिकल पेशेंट का केयर हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला है टाइप ऑफ सर्जिकल, आपको बताया कि एक इलेक्टिव होता है और एक इमरजेंसी होता है, वो हम तो बता दिए हैं। उसके बाद प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो सर्जरी होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पेशेंट को तैयार करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन होने से पहले पेशेंट को कैसे केयर करेंगे, तो प्री ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को प्रिपरेशन तैयार करेंगे, फिजिकली और मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से हम लोग तैयार करेंगे। जैसे फिजिकली रूप से उसका जो भी जांच ऊंच होगा वो करवाएंगे, और क्या करेंगे मेंटली रूप से, अगर वो चिंतित है, पेशेंट क्या है, चिंतित है कि अब हमारा क्या होगा, ऑपरेशन होगा, जिंदा रहेंगे या नहीं मरेंगे, या हमको सर्जरी होगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा बहुत ही सोचता है और चिंतित रहता है। चिंतित रहने के कारण उसका हमेशा बीपी बढ़ा रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, तो ऑपरेशन होने में दिक्कत हो सकता है। तो जब ऑपरेशन से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको पेशेंट को मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेंटली और फिजिकली उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सप्लेनिंग द प्रोड्यूस टू पेशेंट और फैमिली, और एक्सप्लेन करेंगे उस क्या चीज का उसको सर्जरी हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस तरह ठीक होगा, उसको हम पेशेंट के और पेशेंट के जो फैमिली में रिलेटिव है उसको हम लोग बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आपका इस चीज का ऑपरेशन हो रहा है, इतना दिन में आपका ठीक हो जाएगा, आप इतना दिन में घर जाइएगा, फिर वहां जाके क्या करना है, केयर करना है, कैसे करना है, मेडिसिन खाना है, सो उस बारे में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंप्लीटिंग नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, जो भी सर्जरी के लिए, सर्जरी से पहले हम लोग को जो भी जांच जरूरी है, जैसे में ब्लड टेस्ट कराना, एक्सरे कराना, ये सब जरूरी है, तो हम लोग उसको करवा के हम लोग पहले रखेंगे। क्या करेंगे, उसको जो भी जरूरी हमारा जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम लोग करवाएंगे। रिड्यूस करेंगे एंग्जाइटी एंड फियर को, जो उसका चिंतित है और डर है, उसको क्या करेंगे हम लोग, चिंतित को दूर करेंगे। तो आपको बताया कि फिजिकल में जैसे उसको पेन, फिजिकल में क्या करेंगे, उसको पेन मॉनिटरिंग करेंगे, पेन मॉनिटरिंग करेंगे, उसका वाइटल साइन लेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। फिजिकल में क्या करेंगे हम लोग, पेन मैनेजमेंट करेंगे उसको, और वाइटल साइन लेंगे, और उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेंटली में जैसे इमोशनल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया है, इस तरह से हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ये था प्री सर्जिकल बता दिया आपको, और उसका हिस्ट्री भी लेना पड़े, पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे कि उसको पहले क्या, किस वजह से ये बीमारी हुआ, कैसे हुआ, और इस पहले से घर में कोई इस बीमारी से ग्रसित है कि नहीं ग्रसित है, वो सब उसका हम लोग जांच करेंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, वो तो बता दिया। एग्रीमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इफ अगर उस पेशेंट को ऑपरेशन के टाइम में क्या करना, अगर ब्लड का जरूरी पड़े तो वो ब्लड पहले जुगाड़ करवाना पड़ेगा, पहले जुगाड़ कराना पड़ेगा, तब ऑपरेशन होगा, तो अगर जरूरी है तब। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सटेंसिव प्री ऑपरेटिंग टीचिंग, क्या करेंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्जरी एंड ऑपरेशन थिएटर इन्वायरमेंटल, पेशेंट को क्या करेंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे किसके बारे में, सर्जरी के बारे में, और जो सर्जरी ओटी है, ओटी में आप लोग देखेंगे कि वहां जो मशीन सब लगा रहता है उसकी आवाज से पेशेंट डर जाता है। जैसे कभी आईसीयू में जाइएगा, आईसीयू का आवाज में हमेशा पी पी करके वहां पे आते रहता है आवाज, तो उस आवाज से भी डर सकता है, और बहुत सारा ऐसा बात है, उसको बताना है कि आपको वहां पे ऐसा आवाज आएगा, कुछ भी तरह का होगा, तो आपको डरना नहीं है, तो ये चीज उसको बताएंगे।
उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंस्ट्रक्शन डायफ्रामेटिक डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग कराएंगे उसको, इंस्ट्रक्शन करेंगे उसको बताएंगे कि आप जो है डायफ्रागमेटिक क्या कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए। डायफ्रागमेटिक क्या कि ऐसे करके जो सांस लेते हैं, सांस लेने से जो हमारे स्टोमक के नीचे क्या रहता है, डायफ्राम रहता है, एक पार्ट है बॉडी का जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छी तरह से। तो वो क्या है, पार्ट है, एक डायफ्राम पार्ट है, जो हम लोग सांस लेते तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सांस छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स होता है, जिससे इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, थोरैसिक पार्ट पे पड़ता है। लेने से क्या होता है, थोरैसिक फैलता है, थोरैसिक कैविटी क्या होता है, तो सांस लेने से क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, थोरैसिक जो कैविटी है वो क्या होता है, फैलता है, जिसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस अंदर जाता है, और फिर सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो रिलैक्स होता है, डायफ्राम रिलैक्स होता है, थोरैसिक कैविटी क्या होता है, नैरो हो जाता है, और वह सांस चला जाता है। जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ, ऊपर भागा, रिलैक्स हुआ तो ब्लड कहाँ आया, हार्ट में आया, कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड ऊपर गया, उसी तरह होता है। उसके बाद इन्फॉर्म कांस्टेंट प्रोसेस, और इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि उस समय ऑपरेशन से पहले हम लोग को एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया, एक चैट रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसमें उससे साइन करवाया जाता है फैमिली या पेशेंट से कि आपके ऑपरेशन होने के होने वक्त आपको अगर किसी प्रकार का ड्रग्स का इन्फेक्शन या किसी वजह से आपका डेथ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन, हॉस्पिटल का नहीं होगा, हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, नर्स हो, जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर है उसका जिम्मेदारी नहीं होगा। तो ये पहले करना पड़ता है, ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद उसका क्या है, क्लीन प्रिपरेशन, स्टील प्रिपरेशन, जहां पे उसका ऑपरेशन होने वाला है वहां का जो वहां क्या करेंगे, स्टील को तैयार करेंगे, जहां पे होने वाला उस पार्ट को क्या करेंगे, तैयार क्या करेंगे, केयरफुल्ली डिस्टेंसिंग करेंगे, वहां पे जितने भी बाल वूल है उसको साफ करना है, वहां पे अगर कभी पहले से घाव है उसको भी स्टेराइल बनाना है। और क्लीनिंग ऑफ द ऑपरेटिव एरिया, जो भी ऑपरेटिव एरिया है बताया आपको वो साफ करना है, और वहां के जो बाल है उसको हटाना है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, वहां को अगर घाव है तो उसको नॉन इन्फेक्टेड बनाना है। उसके बाद एनेक्सिटी मैनेजमेंट बताया आपको, उसके बाद साइकोलॉजी सपोर्ट ही देना है, पेशेंट एंड फैमिली को साइकोलॉजी सपोर्ट इस तरह देना है कि आप चिंता नहीं कीजिए, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल ही रहेगा, और यहाँ जितने भी पेशेंट आए हैं सब हंसी होके गए हैं और ठीक होके गए, उधर से आए बेड पे, इधर से पैदल चल के गए घर। तो इस तरह का उसको स्वभाव दिलाना है और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। प्री मेडिकेशन एंड फास्टिंग, और क्या करना है, जो ऑपरेशन से पहले क्या होता है, जब आज ऑपरेशन होने वाला रहता है तो नर्स के पास एक चार्ट आता है जिसपे हर पेशेंट के नाम से उसका मेडिकेशन लिखा रहता है, तो उस पेशेंट को उस मेडिकेशन को देना पड़ेगा। तो ऑपरेशन से पहले उसको जैसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए दिया जाता है, वोमिटिंग के लिए दिया जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए दिया जाता है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट ना हो, जैसे डाइपिजम एक आती है जो होता है ना, कभी कभी पेशेंट क्या होता है अचानक से ऐसे होने लगता है, उसके लिए एक मेडिसिन आता है डाइपिजम, तो वो दिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, फास्टिंग। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, ऑपरेशन होने से पहले उसको क्या कहेंगे कि आप माउथ से कोई चीज ओरली नहीं खाना है, जिस दिन ऑपरेशन होना रहेगा उसी रात में उसको बोल देंगे कि अभी से आपको खाना नहीं खाना है ओरली रूप से। अगर इमरजेंसी पेशेंट है तो उसको फ्लूइड तो आईवी के द्वारा चलता रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और ओरली आपको कुछ नहीं खाना है। उसके बाद क्या है, पेशेंट के फाइल ट्रांसफर, पेशेंट जिधर जहां उसको जाएगा उसके साथ क्या होगा, उसका रिपोर्ट फाइल उसके साथ को भेजना है। जैसे ओटी में गया तो वार्ड से क्या होगा, ओटी में गया, ओटी से कहाँ गया, फिर आईसीयू में गया, आईसीयू से फिर कहाँ आया, वार्ड में आया। तो इस तरह से जैसे जैसे पेशेंट का घुमा फिरी होगा, मूविंग होगा हॉस्पिटल में, उस तरह से उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसका चैट है, रिपोर्ट है, उसके साथ घूमता रहेगा। तो ये सब ध्यान देना। और क्या करना है, फाइनल ऑपरेटिव चेक, जब वो
फाइनली ऑपरेशन के लिए तैयार है, उसका टाइम हो गया अब जाने का, डॉक्टर उसको बुला रहे हैं तो उसको उससे पहले हम लोग को क्या करना है, पूरी तरह से चेकअप कर लेना है, पेशेंट राइट पेशेंट चेक कर लेना है कि पेशेंट वही है, सब कुछ मिला लेना है, इनको ओके करना है, जो रिपोर्ट उसका जांच पड़ताल हुआ था सबको उसके साथ लेके जाना है। नहीं तो आप लोग इतनी बात सुनिएगा हॉस्पिटल में कि मत पूछिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि और इंट्रा ऑपरेशन के टाइम क्या करेंगे। ऑपरेशन के टाइम तो हम लोग ये सब क्या था, प्री ऑपरेशन से पहले हम लोग ये काम कर रहे थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंट्रा ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन के टाइम हम लोग कैसे कैसे केयर करेंगे पेशेंट का। तो असिस्ट द सर्जन एंड सर्जिकल टीम, इसमें क्या होगा कि सर्जिकल टीम का मदद करना, नहीं इस योग नहीं होगा, इंट्रा ये तो पेशेंट का नहीं होगा। हम मेंटेन करेंगे स्टेरिलिटी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है वहां पे क्या करेंगे, उस एरिया को इन्फेक्टेड लेस बनाना है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन को करेंगे। इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट का वहां पे सेफ्टी देंगे एंड कंफर्टेड ऑन द ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट को कंफर्ट तरह से सुलाने के लिए वो हम लोग सेफ्टी देंगे उसको, पेशेंट को, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रग्स। उसके बाद क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेशन होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, मॉनिटरिंग रिकवरी एंड वाइटल साइन, मॉनिटर करेंगे रिकवरी एंड वाइटल साइन को। फिर से हम लोग जब ऑपरेशन खत्म होने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसके वाइटल साइन को लेंगे, जैसे पीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ये सब हम लोग लेंगे। उसके बाद वुंड केयर एंड ड्रेसिंग, अब जो घाव हो गया उसको क्या करेंगे, ड्रेस करेंगे। अब पीछे बताए ना आपको कैसे करना है, तो उस तरह से हम लोग करेंगे, वुंड केयर एंड उसको ड्रेसिंग करेंगे। पेन मैनेजमेंट विद प्रॉपर मेडिकेशन, अगर उसको पेन हो रहा है तो उसको प्रॉपर मेडिकेशन देके उसको मैनेजमेंट करेंगे, जो उसको दर्द हो रहा है तो ये सब करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्विंग फॉर कॉम्प्लिकेशन, जो उसको ब्लीडिंग हो रहा है और वहां पे इंफेक्शन हो रहा है उसको क्या करेंगे, रोकेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिस्पायरेटरी केयर करेंगे, उसको सांस लेने में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है अगर, तो उसको हम लोग देखेंगे किस तरह का प्रॉब्लम होगा, अगर वह क्या करना है ऑक्सीजन पे जाने के लिए लायक है तो उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे ले जाएंगे, तो रिस्पायरेशन केयर देंगे। उसके बाद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसको हमेशा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हम लोग चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हम लोग चेक करेंगे और हमेशा उसको ये प्रोवाइड करेंगे कि फ्लूइड की कमी ना हो, इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो या ओवर ना हो, ये हम लोग को ध्यान कर चेक करना है। तो घाव का केयर करेंगे वो तो पता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे, जब ऑपरेशन होगा तो उसको बॉवेल फंक्शन को चेक करेंगे। जब पेट के पास स्टेथोस्कोप लगा के क्या चेक किया जाता है, जो खाना खाता है और जो आगे फ्लूइड है, ब्लड फ्लूइड है, वो क्या करता है हमारे स्टमक में मूव करता है, मूव करता है तो वेव लाइक मूव करता है, मूव करने के कारण क्या होता है, वहां पे एक साउंड आता है, वेव समझते हैं, ये क्या होगा, वेव की तरह लाइन, ये वेव लाइन है, तो इस तरह का साउंड उसमें पेट में आता है, तो ये हम चेक करेंगे। तो ये भी चेक करना है, ऑपरेशन के बाद हम लोग को चेक करना है। उसके बाद यूरिनरी फंक्शन और जो यूरिन आउटपुट जो होता है वो हमको चेक करना है कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करना है। और न्यूट्रिशनल सपोर्ट, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे कि आप फ्लूइड लीजिए, प्रोटीन लीजिए, और जो घाव है उसको भरने के लिए विटामिन, जिंक, आयरन की सभी को हम लोग न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे उसको। तो ये सब था हमारा, यही हमारा था मोर्टी। ये आज हम लोग क्या किए, इसको खत्म कर दिए, उंड को हम लोग क्या किए, बाय बाय कर दिए, बाय बाय, हम लोग बाय बाय कर दिए। अब यूनिट 1 हमारा एमएसएन का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे वो हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग जो है जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, वहां पे जो भी नोटिफिकेशन होगा हमारा टेलीग्राम पे जाएगा और यूट्यूब पे भी जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में चला जाएगा आपको नोटिफिकेशन कब क्या होने वाला है वो। तो चलिए हम लोग आज खत्म कर दिए इस टॉपिक को। तो आपको कुछ बता दे कि बीपी आपको बता दे, तो बीपी कितना होता है, नॉर्मल 120/80, 120 क्या हुआ, सिस्टोलिक हुआ, और 80 क्या हुआ, डिस्टोलिक। सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक, 180/20 होता है नॉर्मल बीपी। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर। उसके बाद
पल्स या हार्ट रेट, पल्स को ही हार्ट रेट कहते हैं। एक मिनट, तो पल्स कितना होना चाहिए, 60 से 100 बीट्स पर मिनट। 60 यानी कि 60 और 100 के बीच 100 के बीच होना चाहिए। एक मिनट में 60 से 100 के बीच में होना चाहिए, तो यह नॉर्मल हार्ट रेट होता है यानी कि पल्स। और रिस्पायरेशन रेट कितना होना चाहिए, 12 से 20 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 12 से 20 बीट हो रहा है एक मिनट में, तो वह नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट होता है। ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए 95 से 100% होना चाहिए नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल शरीर का। उसके बाद शुगर लेवल कितना हो जाए, फास्टिंग के बाद अगर हम लोग चेक करें, फास्टिंग के समय चेक कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 70 से 100 के बीच होना चाहिए, तो फास्टिंग से पहले, तो यह नॉर्मल माना जाता है। और फास्टिंग के बाद अगर खाना खाने के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं तो वो कितना होना चाहिए, 70 से 140 होना चाहिए, क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो चलिए आज हम लोग क्या किए, उसको खत्म कर दिए। तो ठीक है, हम लोग आज क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अगर हो सकता है तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवीजन क्लास आप लोग को दे देंगे, रिवीजन क्लास जो आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज इस क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल लेके अपनों का ख्याल लेके हंसते रहिए, हंसाते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।